हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई 2026 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस, और यूपी एसआई के बारे में। ठीक है, जो 2026 में आने वाली वैकेंसियाँ हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए अभी फ़िलहाल जो इस समय प्रचलन में है, कौन सी भर्ती है आपकी? 32,679 ये पद इस समय प्रचलन में चल रहे हैं। मतलब कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। होमगार्ड के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसका भी फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। इसके बाद ये होमगार्ड का जो है रिज़ल्ट इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा। यूपी एसआई का रिज़ल्ट आ चुका है, डीवीपीएसटी की डेट भी आ चुकी है। तो अब आपके लिए बस जो माननीय महोदय ने जो आप घोषणा की थी कि 1 लाख पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएंगी, उन्हीं के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपी एसआई के जो अपकमिंग वैकेंसी है और उसकी तैयारी कैसे करें। इसी के साथ साथ हम देखेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियों के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी यूपी एसआई की 5,000 प्लस वैकेंसियाँ। ठीक, तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि वैकेंसी कभी भी आए, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ताकि उस समय आपको ज़्यादा कुछ झेलना ना पड़े कि हमारा ये सब्जेक्ट भी अभी रह गया है, अभी हमको मैथ तैयार करना है, अभी हमको रीजनिंग तैयार करना है। तो आप अभी से ही बने रहिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियों के बारे में। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको 40 दिन में हम पूरा हिंदी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 40 दिन 40 वीडियो, इसमें हम आपको पूरा हिंदी कंप्लीट करा देंगे। यहाँ से आपको हिंदी के कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, आप भरोसा करिए और हमसे जुड़िए। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर हम बात करें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय में, हम बात करने वाले किसकी? हिंदी की उत्पत्ति। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये किससे बना है? तो आप कहेंगे भाष धातु से बना है। ठीक है, ये कैसा शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है। भाष धातु जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक, अब देखिए अगर पूछे कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आप कहेंगे किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। ये कैसा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। भाष का तात्पर्य क्या है? बोलना या कहना। ठीक, यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? आप बिलीव कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मत सोचिए कि मतलब कि ये बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है या फिर इसके बारे में सभी को आता है। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाष धातु से हुई है, यह कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक, उसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या फिर क्वेश्चन दे देगा भाषा किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक, क्या पूछेगा? भाषा किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन तैयार हुए। कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। ठीक, नोट बनाते चलना, एक शॉर्ट नोट बनाते चलना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाष धातु से हुई है। ये जो भाष धातु है संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? बोलना या कहना। अगर पूछे भाषा किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा देंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहा गया है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक, अब देखिए भाषा किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त करता है। मतलब हम आपसे कुछ कह रहे हैं, किस रूप में कहेंगे? भाषा के रूप में ही कहेंगे। यदि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो वो किस रूप में कहेंगे? भाषा के रूप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा के रूप की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें भाषा के रूप, भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका मौखिक भाषा, दूसरा हो गया आपका लिखित भाषा, और तीसरा हो गया आपका क्या? सांकेतिक भाषा। देखिए भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तीनों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसको हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक मतलब बातचीत की भाषा। ठीक है, बातचीत की क्रिया जो होती है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, लिखित भाषा किसी चीज़ को लिखना। ठीक, और सांकेतिक मतलब इशारा करना। कोई बात इशारे से समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक, अगर बात करें कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि ध्वनि के लिप चिन्हों को वर्ण कहते हैं, यानी ये जो भी ध्वनि हम लिखते हैं, ध्वनि को किस रूप में व्यक्त करते हैं? लिप चिन्हों के रूप में। जो लिखते हैं वह क्या होता है? चिन्ह होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। आगे बात करते हैं वर्ण की। अगर हम यहीं पर बात कर लें वर्ण की, तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहलाता है? ध्वनि का जो लिखित रूप है वर्ण कहलाता है। ठीक है, इन वर्णों के लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? लिप कहते हैं।
ठीक है। जिन चिन्हों की, इसको देखिए, वर्ण के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों को जिन लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीप चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें भाषा के निर्माण की सही क्रम। भाषा के निर्माण का सही क्रम। तो ये है आपका, सबसे पहले क्या आएगी? ध्वनि। सबसे पहले आप कोई ध्वनि बोलेंगे, ठीक, उसके बाद उसको अक्षर के रूप में व्यक्त करेंगे, वर्ण या अक्षर के रूप में। वह क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्द से क्या बनेगा? पद बनेगा। पद से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। और वाक्य से क्या बनेगा? अन्विति बनेगी। ठीक है, अन्विति का निर्माण होगा। ठीक है, सबसे पहले आप कोई शब्द बोलेंगे, उसी को जो हम लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, वह वर्ण के रूप में हो जाता है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से पद, पद से वाक्य, और वाक्य से अन्विति। ठीक, अब एक एक शब्दों को देख लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की बात करें तो वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ थे। किसका सार्थक क्रम? वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ थे, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ थे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ? कमल, राम, मानव, ये क्या है? ये एक एक वर्ण है। ये वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, वर्ण होगा। ये वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं और वो सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, राम व्यक्ति का नाम है, मानव व्यक्ति का नाम है। ठीक है, कमल पुष्प का यानी फूल का नाम है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो शब्द सार्थक, वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है और जो एक निश्चित अर्थ देता है, वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, पद की बात कर लेते हैं। पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। क्या कह रहा है कि सार्थक वर्ण समूह जो होता है, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। ठीक, जब यही एक मिनट फिर से करते हैं। पद की बात कर रहे थे हम, पद की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या कहता है कि सार्थक वर्ण समूह जो होता है, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। ठीक, जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर बात करें पद की तो पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण समूह जो होता है वह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक, वाक्य की बात करें, वाक्य किसे कहते हैं?
देखिए एक एक पॉइंट को हम नोट कराते चलेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको बेसिक से हमें क्लियर कराना है, तो एक एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और जो है उसका नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आ सकता है, ठीक है। ये जो पहला चैप्टर है भाषा सार्थक, इसका जो इकाई है, ये जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आपको समझने में, लेकिन इसके बाद के जब सारे चैप्टर हैं वो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आएंगे। क्योंकि ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि आपने कभी इसको पढ़ा नहीं है। यदि आप पढ़े होते तो आपको भी ये समझ में आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाक्य की बात करें। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। मोहन कल विद्यालय जाएगा, ठीक। मोहन कल विद्यालय जाएगा, ठीक। ये क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक समूह है जो एक निश्चित अर्थ को प्रदान कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वाक्य के अंग की, ठीक। अगर हम बात करें वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका उद्देश्य, एक हो गया आपका कौन सा? विधेय। ये दो आपके वाक्य के अंग हो गए। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अगर उद्देश्य की बात करें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अभी इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे राम विद्यालय जाता है। देखिए, राम विद्यालय जाता है। अब इसमें उद्देश्य की बात क्या कर रहा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विद्यालय कौन जाता है? तो विद्यालय राम जाता है, यानी राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम विद्यालय जाता है। ये क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्रिया को करने वाला उद्देश्य, और जो क्रिया हो रही है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। राम विद्यालय जाता है, इसमें राम आपका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, ठीक। और विद्यालय जाना जो क्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, ठीक। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इसमें राम क्या है? क्रिया को करने वाला, मतलब रावण को कौन मारने का कार्य कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम आपका क्या हो गया? उद्देश्य, ठीक। और ये आपका हो गया विधेय। समझ में आया? आप इतना बस याद रखना कि जो क्रिया को करे उसे हम उद्देश्य कहते हैं, शेष सभी जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे विधेय कहते हैं, ठीक। यानी राम विद्यालय जाता है, इसमें राम आपका उद्देश्य हो गया। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट डाल लीजिए, अन्विति है। अन्विति एक नया शब्द था, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसके बारे में हम बता दें, नहीं तो वो भी रह जाएगा। अगर हम अन्विति की बात करें तो इसमें लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। लिंग वचन पुरुष
लिंग वचन पुरुष के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अन्विति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी जो है आपका किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, ठीक। इसका जन्म किससे हुआ है, अगर पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन है तो संस्कृत है, ठीक। और हिंदी कैसा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये दोनों पॉइंट आप बहुत ही डबल स्टार करके लिख लीजिएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं अपभ्रंश की, थोड़ा सा एक नोट बना के लिख लेना। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे अपभ्रंश में टोटल 8 स्वर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए और ओ, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अपभ्रंश के कितने स्वर होते हैं, 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ आ ई उ ए ओ। अ और औ को स्वर नहीं माना गया है अपभ्रंश में, ठीक है, केवल इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। अगर हम आदिकालीन की बात करें तो आदिकाल में 2 स्वर और ऐड हो गए, कौन, अ और औ, ठीक। पहले ये दोनों नहीं थे। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कौन कौन से, अ आ ई उ ए ओ। लेकिन आदिकाल की बात करें मतलब अब जाकर 2 स्वर और ऐड हो गए। कौन कौन से, अ और औ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें काल विभाजन की। आर्य भाषा का कालक्रम, ठीक। अगर हम बात करें आर्य भाषा के कालक्रम की तो सबसे पहले आता क्या है इसमें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या सन कब से था, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। ईसा पूर्व लिखना आपने, इसमें ईस्वी नहीं था, ईसा पूर्व था। तो इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला था आपका वैदिक संस्कृत, इसका काल कब से कब तक था, तो 1500 से 800 ईसा पूर्व तक। दूसरा आता है कौन कौन सा, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, और इसके कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम कब से कब तक था, 800 से 500 ईसा पूर्व, ठीक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कालक्रम कब से तक था, 1500 से 800 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत की बात करें तो 800 से 500 ईसा पूर्व तक था। यह था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक, इसका कालक्रम 500 से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व है और 1000 ईस्वी है। ठीक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसका कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। इसमें को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका पाली, जिसको हम कहते हैं प्रथम प्राकृत। और इसका कालक्रम कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक, दूसरा है आपका प्राकृत, जिसको हम कहते हैं क्या? द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत, इसका कालक्रम कब से कब तक था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक, और तीसरा आपका आता है क्या? अपभ्रंश, जिसको कहते हैं हम क्या? तृतीय प्राकृत। ये है आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, 1000 ईस्वी तक। देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक था? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था, जिसको 3 भागों में बांटा गया। पहला था प्राकृत, जिसे प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा था प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत के रूप में जाना जाता है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा था आपका अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत के रूप में जाना जाता है, जिसको 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यह है आपका 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वह 1000 ईस्वी से लेकर अब तक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने तीनों भाषाओं का कालक्रम देख लिया। ठीक है, पहला था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक की बात करें तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा था आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे 3 कालक्रमों में बांटा गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली प्रथम प्राकृत है, प्राकृत द्वितीय प्राकृत है, और अपभ्रंश जो है आपका तृतीय प्राकृत है। पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, और आखिरी है आपका कौन सा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक, अब अपभ्रंश के कुछ अन्य रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे आपका हो गया सौरसेनी, सौरसेनी हो गया, मागधी हो गया। ठीक, अर्धमागधी हो गया, अर्धमागधी हो गया आपका, ब्रांचड, यदि हम वीडियो अपना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके कमेंट को दूर करने के लिए। यूपी पुलिस वाले साथी और यूपी एसआई वाले साथी सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी में हम आपको पूरे में पूरे मार्क्स दिलाने की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी हम आपको 100%
रिजल्ट देने की बात करेंगे, ठीक है। आप बिलीव कीजिए आपके क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, वही हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे और वही टॉपिकों को लेकर चलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछला जो एग्ज़ाम बीता है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और पढ़ाने वाले कहाँ तक पढ़ा दिए थे। उसको छोड़िए, बेसिक तक किसी को नहीं आ रहा था। तो आप ये सब ध्यान में रखते हुए अपने बेसिक को मजबूत कीजिए, उसके बाद आप आगे की नींव रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।